हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। मैं रवि रंजन सर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती रवि के एक बेहतरीन क्लास में। विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 के पोएट्री सेक्शन के पहले अध्याय स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। विद्यार्थियों, हम इसको लाइव क्लास में ही पढ़ाते, लेकिन अभी नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए आपका ये जो क्लास है प्रीमियर लाइव क्लास है। लेकिन आपका जो क्लास है वो प्रत्येक दिन आपको 8 बजे ही मिलेगा, है ना। प्रीमियर हो चाहे लाइव हो, ठीक है, आपको समय पे ही क्लास मिलेगा। तो चलिए विद्यार्थियों, आज के अपने टॉपिक स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि पोएट्री सेक्शन का पहला अध्याय है, पहला लेसन है, उसकी शुरुआत करते हैं। देखिए क्या कह रहा है। तो आपका ये जो चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना। चैप्टर लिखा गया है जॉन डन के द्वारा, और इस चैप्टर का मतलब क्या है कि मेरे प्रिय, मेरी प्रियतम, हम तुमको कहीं नहीं छोड़ के जा रहे हैं। यह जो पोयम है बाबू, यह एक लव पोयम है। लव मतलब प्यार वाला कविता है ना। किसका कविता है? प्यार वाला कविता, है ना, जिसमें एक प्रेमी यानी कवि अपनी प्रेमिका यानी पत्नी, क्योंकि उनसे शादी भी कर लिए थे, उनसे कह रहे हैं कि हे हमर करेजा, हम तोहरा छोड़ के नइखे जात बानी। माघी में बोले तो हे थोड़ा तोरा छोड़ के न जा रही हो, है ना। मतलब कवि को कुछ काम होता है, कहीं जाना होता है, तो एक प्रेमिका से एक प्रेमी बिछड़ रहा होता है, तो जो कवि की पत्नी होती है ना, वो अपने पति से बोलती है कि आप क्यों जा रहे हैं, आप जाएंगे तो मेरा मन कैसे लगेगा, है ना। तो इसी के जवाब में जो जॉन डन है वो इस कविता को लिखते हैं और कहते हैं कि बाबू सोना मोना, हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, है ना, कुछ काम है इसीलिए जा रहे हैं, और जितना जल्दी जा रहे हैं उतना जल्दी चल भी आएंगे, है ना, क्योंकि मेरे बिना तुम्हारा कोई नहीं है ना, तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं है, और तुम्हारे बिना हम रह भी नहीं सकते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले हम जानेंगे जॉन डन का जो इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है उसको, कि आखिर इस चैप्टर में जॉन डन का कहानी क्या क्या है, वो क्या थे, उनका जन्म कब हुआ, और इंट्रोडक्शन से ही, चैप्टर इंट्रोडक्शन से ही आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। तो देखिए क्या कह रहा है। जॉन डन 1572 टू 1631, जॉन डन जिनका जन्म जो है वो 1572 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुआ। हम पॉइंट वाइज इसको कर दिए हैं ताकि आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझ में आ जाए और ऑब्जेक्टिव भी आपसे एग्जाम में बन जाए, कोई ऑब्जेक्टिव छूटे ना। कह रहा है पायनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। अब समझिएगा, पायनियर मतलब होता है अग्रणी, पायनियर मतलब होता है अग्रणी, न्यू काइंड ऑफ एक नए प्रकार का, लिरिकल मतलब होता है काव्यात्मक, और सैटिरिकल मतलब होता है व्यंग्यात्मक। सैटिरिकल मतलब क्या होता है? व्यंग्यात्मक। वर्स मतलब क्या होता है? वर्स मतलब होता है कविता, और कॉल्ड मतलब होता है कहा जाता है, और मेटाफिजिकल मतलब होता है आध्यात्मिक। क्या? आध्यात्मिक। तो जो जॉन डन थे वो एक नए प्रकार के काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक कविता, जिसको आध्यात्मिक या मेटाफिजिकल कहा जाता है, उसके एक अग्रणीय कवि थे। उसके क्या थे? एक अग्रणीय कवि थे। आपसे पूछेगा कि यह जो पोयम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये कैसा पोयम है, तो एक तो लव पोयम होगा, दूसरा मेटाफिजिकल भी कहीं कहीं देता है। तो आप मेटाफिजिकल को कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। देखिए, जब कोई दो व्यक्ति के बीच में, लड़का लड़के के बीच में लव होता है, तो यहाँ पर तो जो जॉन डन थे वो शादी भी कर लिए थे, वाइफ बना लिए थे, है ना।
और जब कोई लड़का लड़की मतलब शादी करता है, वाइफ बनते हैं, तो दोनों में फिजिकल रिलेशन भी होता है। क्या होता है? फिजिकल रिलेशन, जिसको हम शारीरिक संबंध कहते हैं। ठीक ना? तो फिजिकल रिलेशन से आपको याद रहेगा मेटाफिजिकल। क्या रहेगा याद? मेटाफिजिकल। तो यहां देखिए, आपका ये जो कविता है वो लव पोयम है, और कहीं कहीं पूछता है कि जॉन डन कैसे कवि हैं, तो मेटाफिजिकल, कहीं कहीं लिरिकल और सैटेरिकल भी आपको दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो ये जो जॉन डन थे, वो एक नए प्रकार के काव्यात्मक और व्यंग्यात्मक, जिसको कि आध्यात्मिक कहा जाता है, उसके एक क्या थे? अग्रणीय कवि थे। आगे देखिए क्या कह रहा। बॉर्न इन लंदन, जिनका जन्म लंदन में हुआ था। किनका? जॉन डन का। आगे कह रहा इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। किसमें? लंदन में हुआ था। प्रोस्पेरस मतलब होता है समृद्ध। तो रोमन कैथोलिक, देखिए अलग अलग तरह के ईसाई धर्म के लोग होते हैं, जिसमें रोमन कैथोलिक भी आता है। तो जॉन डन का जन्म एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। आगे क्या कह रहा है? ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। उन्होंने किसका अध्ययन किया? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो मीनिंग है, स्टडी मतलब अध्ययन किया, लॉ मतलब क्या होता है? कानून। लॉ मतलब क्या होता है? कानून। और रीड मतलब पढ़ा। क्या? थियोलॉजी। थियोलॉजी मतलब होता है धर्म विज्ञान। थियोलॉजी मतलब क्या होता है? धर्म विज्ञान। तो उन्होंने कानून और धर्म विज्ञान की पढ़ाई पढ़ी। आगे 1, 2, 3 चौथे पॉइंट में क्या कह रहा? ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशन। पार्टिसिपेटेड मतलब होता है भाग लिया या भाग लिया, B2 है यहाँ। ऑल्सो मतलब भी। 2 नेवल एक्सपीडिशन, नेवल एक्सपीडिशन मतलब होता है नाविक अभियान। क्या होता है? नाविक अभियान। तो जॉन डन जो हैं, वो 2 नाविक अभियान में भी भाग लिए थे। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा? ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पार्टनर्स नीस। देखिए क्या कह रहा। अब यहाँ पे मीनिंग समझिएगा। ब्रीफली मतलब होता है कुछ समय के लिए, सेंट मतलब गए या भेजे गए, प्रिजन मतलब जेल, सेक्रेटली मतलब गुप्त रूप से, मैरिंग मतलब शादी करना, पार्टनर्स नीस मतलब क्या होता है? संरक्षक की भतीजी। संरक्षक की भतीजी। तो जिसके लिए ये कविता लिखे थे, अपनी पत्नी के लिए, है ना, वो कौन थे? तो इनका जो जॉन डन के संरक्षक थे, उन्हीं की भतीजी थी, और उन्हीं से जॉन डन जो है वो गुप्त रूप से शादी कर लिए थे, है ना। और शादी करने के जुल्म में इनको कुछ समय के लिए जेल भी जाना पड़ा। ठीक है? नहीं, बट हम तुम्हारे लिए चांद तारा तोड़ के ले आएंगे, हम तुम्हारे लिए सभी कुछ कर लेंगे, है ना। ए मेरी करेजा, हम तुम्हारे लिए जेल भी चले जाएंगे। तो जॉन डन जो है वो जेल भी चले गए, है ना। क्यों? क्योंकि भाई चुपके से शादी कर लिए थे। आगे देखिए क्या कह रहा। नेक्स्ट पॉइंट। एट द एज ऑफ 42 डन accepted ordination in the Anglican Church and soon become one of the greatest preacher of his time। कह रहा जॉन डन जो है वो 42 साल की अवस्था में, 42 साल की उम्र में, एक्सेप्टेड मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार करना, ऑर्डिनेशन मतलब होता है दीक्षा। ऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? दीक्षा। जब हम किसी धर्म का ज्ञान लेते हैं, जब किसी पंथ में या किसी धर्म में हमको जाना होता है, तो वहां हमको किसी गुरु से, किसी पादरी से दीक्षा लेना पड़ता है उस धर्म का, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेशन। आगे देखिए क्या कह रहा। कहां लिए थे? एंग्लिकन चर्च में। और सून मतलब शीघ्र ही, बिकम मतलब बन गए क्या? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, अपने समय के महानतम उपदेशकों में से एक, है ना। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है? महानतम। और प्रीचर्स मतलब क्या होता है? उपदेशक। तो ये 42 वर्ष की अवस्था में, है ना, एंग्लिकन चर्च में दीक्षा लिए, और दीक्षा लेने के बाद
ये अपने समय के महानतम उपदेशकों में से एक बन गए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा, डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सेटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमन्स। डन इज वेल नोन, वेल नोन मतलब क्या होता है? वेल नोन मतलब होता है अच्छी तरीके से जाने जाते हैं या जाने माने। तो कह रहा कि डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स, जॉन डन को अपने गाने के लिए जाना जाता है। एंड सोनेट, सोनेट मतलब क्या होता है? SONNET, सोनेट मतलब होता है 14 लाइन की कविता। सोनेट मतलब क्या होता है? 14 लाइन की जो कविता होती है उसको हम सोनेट कहते हैं। ठीक, तो जॉन डन जो है वो अच्छी तरीके से जाने जाते हैं अपने गाने के लिए, अपनी 14 लाइन की कविता के लिए। सेटायर मतलब होता है, सेटायर एंड एलिजीज मतलब होता है शोक गीत, है ना? क्या होता है? शोक गीत। आप जो है जब कोई मरते हैं तो मरने के बाद देखते होंगे हम लोग इधर बिरहा गाते हैं, बिरहा, है ना? तो उसको शोक गीत कहते हैं। ठीक, तो ये अपने शोक गीत के लिए जाने जाते हैं। एंड सरमन, सरमन मतलब होता है उपदेश। सरमन मतलब क्या होता है? उपदेश। आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने धर्म का उपदेश देते हैं, कोई अलग अलग चीज का उपदेश देता है ना? तो सबको उपदेशक ही कहते हैं। ठीक, तो वो अपने उपदेश के लिए जाने जाते हैं। तो ये था वो जॉन डन का इंट्रोडक्शन, है ना? चलिए अब हम पढ़ते हैं उनका जो कविता है वो, कि कविता में आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो देखिए कविता का शुरुआत कुछ यूं होता है ना? कि जॉन डन जो है वो, आपको हम अभी बताएं क्या कि जॉन डन जो थे वो एक नाविक थे, वो समुद्रिक अभियान में जाते रहते थे। तो एक बार वो समुद्रिक अभियान में जा रहे थे तो उनकी पत्नी जो है वो रोने लगी और कहने लगी ये हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, है ना? नहीं, गाना भी आप सुने होंगे, मुझे छोड़ के जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो उसी तरीके से जो जॉन डन की प्रेमिका है वो अपनी प्रेमी यानी जॉन डन से कहते हैं, हे स्वामी, हे पति, हमको छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, आपके बिना मन नहीं लगेगा। तो उसी के जवाब में जॉन डन जो है ये कविता लिखते हैं और कहते हैं, हे अरे तुम्हारे बिना मेरा है कौन जो तुमको छोड़ के जाएंगे, है ना? हे फगुनिया, ने फगुनिया वाला डायलॉग सुने हैं, ए फगुनिया तू मेरी जान है रे। तो उसी तरीके से बोलते हैं कौन? जॉन डन अपनी प्रेमिका को, तुम मेरा जान है, हम तुमको छोड़ के कहाँ जाएंगे, है ना? तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, है ना? क्या बोल रहे हैं कि मेरे प्रिय, हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, अरे कुछ काम पड़ गया है, जा रहे हैं फिर आ जाएंगे, टेंशन क्यों ले रही हो, है ना? इतना टेंशन नहीं लो। तो देखिए पहला लाइन क्या कह रहा है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे। फॉर वियरनेस ऑफ दी, दी देखिए क्या है, दी जो है यू है, दी क्या है? यू। पहले जो है वो यू को दी हम पढ़ते थे, ठीक है, यू। तो यहाँ यू हो गया। वियरनेस मतलब होता है थक जाना, क्या होता है? थकना। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, और यहाँ फोर मतलब क्योंकि, अरे पगली, ये मेरे प्रिय, हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। फॉर वियरनेस ऑफ दी, ऐसा नहीं है कि हम तुमसे थक गए हैं और उब गए हैं इसीलिए तुमको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी। देखिए क्या कह रहा, नॉर, नॉर मतलब नहीं, होप मतलब आशा, वर्ल्ड मतलब दुनिया, सो मतलब होता है दिखाना, फिटर मतलब होता है उपयुक्त, लव मतलब प्रेम, फॉर मतलब के लिए, या मी मतलब मेरे। देखो भाई, हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ऐसा है कि ऐसा नहीं समझना कि हम तुमसे उब गए इसलिए तुमको छोड़ के जा रहे हैं। नॉर इन द होप, और इस आशा में भी नहीं जा रहे हैं
द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, कि ये दुनिया वाला जो है ये हमको तुमसे ज्यादा प्यार करेगा, या इस दुनिया में हमको तुमसे ज्यादा प्यार कहीं मिलेगा, इस आशा में भी हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, है ना। इस आशा में भी हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और इस पे एक गाना भी है, नहीं, परदेसी परदेसी जाना नहीं, है ना। पूरा आप यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। आगे देखिए क्या कह रहा, तो ये पूरा लाइन का मतलब हम समझते हैं। कह रहा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरे प्रिय हम तुमको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं। फॉर वियरनेस ऑफ दी, इसलिए नहीं कि हम तुमसे उब गए हैं, और इसलिए भी नहीं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, और इसलिए भी तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं कि इस दुनिया में हमको तुमसे ज्यादा प्यार कहीं मिलेगा, और इस दुनिया में हमको तुमसे ज्यादा कोई प्यार करेगा, है ना। आगे देखिए कह रहा, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस वेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। अब समझिएगा इसमें जो लाइन है वो क्या क्या कह रहा है। कह रहा है बट सिंस, लेकिन चूंकि, दैट मतलब कि, आई मस्ट डाई एट लास्ट, हम जो है वो अंत में तो मर ही जाएंगे, है ना। एक प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रहा है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका से, हम अंत में तो भाई मर ही जाएंगे, और तुमको भी पता है कि ये दुनिया नश्वर है, ये दुनिया नासवान है, जो जन्म लेता है वो तो मरता ही है, और हमारा भी जन्म हुआ है तो हम भी मर जाएंगे, है ना। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूंकि हम जो हैं वो एक न एक दिन तो सब मर ही न जाएगा। नहीं, गाना सुने हैं, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। तो कभी कहते हैं अपनी प्रेमिका से कि देखो भाई एक दिन तो मरना ही है ना, है ना। एट लास्ट, अंत में, टिस वेस्ट मतलब होता है इससे अच्छा, क्या, इससे अच्छा या सर्वोत्तम। टिस वेस्ट मतलब क्या होता है, इससे अच्छा या सर्वोत्तम। तो इससे अच्छा यही होगा, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट मतलब होता है खुशी या उत्साह। जेस्ट मतलब क्या होता है, खुशी या उत्साह। तो इसलिए अच्छा यही है कि हम खुशी खुशी मरें, है ना। हमको तुम खुशी खुशी विदा करो, ऐसे रो के विदा करोगी तो मेरा कलेजा तो टूट जाएगा ऐसे ही, है ना। तो मरने में भी हमको क्या होगा, परेशानी होगा, हाँ। इससे अच्छा है कि हम तो अंत में मरेंगे ही, तो हमको तुम खुशी खुशी विदा करो, और अगर मर भी गए तो इस खुशी में मरेंगे कि भाई मेरी प्रेमिका हमको खुशी खुशी विदा की थी, है ना। आगे देखिए क्या कह रहा, 10 बाई फेंड डेथ टू डाई। 10 मतलब होता है इस प्रकार जो है हम मौत के आगोश में यदि समा भी गए। फेंड मतलब होता है मूर्छित होना, है ना। यदि इस तरह मेरी मृत्यु हुई और इस तरह हम मौत के आगोश में चले भी गए तो हमें कोई गम नहीं होगा, और हम खुशी खुशी मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि मेरी प्रेमिका हमको खुशी खुशी विदा की है ना। तो कभी इस लाइन से कह रहे हैं और आपको भी समझाना चाहते हैं कि जो दुनिया है ये नश्वर है ना। ये दुनिया क्या है, नश्वर है, और जो आया है एक दिन जाएगा ही। आगे देखिए, ये तो जो है ये कवि कह रहे हैं अपनी प्रेमिका को, उसके बाद जो है वो यहाँ एग्जाम्पल दे के अब समझा रहे हैं। अब क्या क्या एग्जाम्पल देते हैं वो देखिए। कवि कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। यस्टर नाइट मतलब कल रात, द सन वेंट हेंस एंड येट मतलब अब तक, इज हेयर टुडे, हेयर मतलब यहाँ, टुडे मतलब आज। अरे मेरी प्रेमिका, एक फगुनिया, अरे कल सूरज चला गया था, डूब गया था, लेकिन आज देखो फिर आ गया, है ना। क्या हुआ, कल सूरज चला गया था, आज सूरज फिर आ गया, है ना। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, he has no desire nor sense। डिजायर मतलब इच्छा, सेंस मतलब समझ।
अरे वो तो निर्जीव है, उसके पास ना तो इच्छा है और ना ही सेंस यानी समझ है। लेकिन हम तो त्योहार हैं और हमारे में समझ भी है और तुम्हारे प्रति इच्छा भी है, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। गाना सुने हैं? कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो यहाँ कवि जो है वो अपने एग्जाम्पल के द्वारा बताना चाह रहे हैं अपनी प्रेमिका को, देखो कि सूर्य तो निर्जीव है, कल चला गया था, आज फिर आ गया, है ना। साथियों, अगले लाइन में क्या कह रहा है और कवि क्या कह रहे हैं? नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे। वो जो सूर्य है उसके पास ना तो अपनी कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है ना, और ना ही उसके पास कोई आधा रास्ता है कि वो यदि उसको अपनी प्रेमिका के पास जाना हो तो जल्दी से शॉर्ट रास्ता पकड़ के चला जाए, ऐसा नहीं है। सूर्य जो है अपनी पूरी परिक्रमा करके, मतलब पृथ्वी जब अपना पूरा परिक्रमा करता है तो 12 घंटे के बाद ही सूर्य आता है, उसका रास्ता लंबा है। लेकिन मेरे पास जो है वो क्या है, छोटा रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है। यदि मेरा काम खत्म हो जाएगा तो हम तुम्हारे पास तुरंत चले आएंगे, है ना। देखिए आगे के लाइन में क्या कह रहा है? देन फियर नॉट मी, तो मेरे जाने से डरो नहीं, है ना। फियर मतलब क्या होता है? डरना। और देन मतलब तो या तब मेरे जाने से तुम डरो नहीं, हम जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आ जाएंगे यदि काम खत्म होगा तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लाइन देखिए क्या कह रहा है? बट बिलीव दैट, लेकिन मेरा विश्वास तो करो, विश्वास तो करो। क्या करें? आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक, हम जो है जैसे ही मेरा काम खत्म होगा, आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, हम जो है वो जितना तेज हो सकता है उतना तेज यात्रा करेंगे, है ना। स्पीडियर, स्पीड मतलब क्या होता है? तेज, और जर्नी मतलब क्या होता है? यात्रा। सिंस आई टेक, जितना हमसे हो सकेगा उतना तेज यात्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है और एक वादा है जानम। नहीं, अपनी प्रेमिका से वादा करके जाते हैं, भाई हम तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं, आएंगे तो जरूर मिलेंगे, है ना, और जल्द ही मिलेंगे। देखिए आगे क्या कह रहा है? अब तुम्हारे पास हम जल्दी क्यों आ जाएंगे और तेज क्यों आएंगे? क्योंकि देखिए क्या कह रहा है? मोर विंग्स एंड स्पर्श देन मी, क्योंकि जो है मेरे पास सूरज से ज्यादा क्या है? तेज क्या है? इच्छा है, पंख है। मतलब मेरे पास पंख तो नहीं है लेकिन इच्छा का पंख है ना। मोर विंग्स मतलब क्या? विंग्स मतलब पंख, एंड स्पर्श मतलब क्या होता है? इच्छा, देन मी, है ना। सूर्य जो है उसके पास तो ना कोई इच्छा है, ना कोई आकांक्षा है, ना कोई डिजायर है, ना कोई लालसा है, और ना उसके पास कोई छोटा या लंबा रास्ता है। लेकिन मेरे पास सब है ना। इसलिए मैं अपने इच्छा के पंख से और अपने लालसा के पंख से तुम्हारे पास जल्द से जल्द पहुंच जाऊंगा और जितना तेज हो सके यात्रा करूंगा। तो विद्यार्थियों, आज के क्लास में ही इतना तक ही रखते हैं। बाकी कल के क्लास में आपका ये जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दें कि आपको क्लास कैसा लगा। और जो विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RR ऑनलाइन क्लासेस और आर्ट्स संग्रह रवि से नहीं जुड़े हैं, आप जुड़ जाइए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश मस्ती रवि से भी जुड़ जाइए, ठीक है। और जो विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और गुड नाइट सबको। सब अच्छे से पढ़ें, मन से पढ़ें, और आपको मन से पढ़ाने के लिए तैयार हैं। बाय बाय सबको।